प्रोग्राम मत मुकाबल में खुश आमदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले बानी पीटीआई तमाम कोशिशों के बावजूद हुकूमत को दबाव में लाने में नाकाम, रावलपिंडी जलसा मनसूख, एहतजाज का ऐलान कर दिया, मजीद मुज़ाकरात से इनकार, एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते मुनक़ता। तमाम सियासी हिकमत अमलियों के बावजूद बानी पीटीआई मतलूबा कर सके, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में खुतूत की लड़ाई छिड़ गई। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का सख्ती से जवाब दे दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से निकालने की अहम वजूहात का बड़ा इंकशाफ, कारकर्दगी पर संगीन सवालात उठा दिए। आला अदलिया के जजेस के इख्तलाफात से कौन फायदा उठा सकता है, ये डिस्कस करेंगे। हमारे साथ लाइव आज मौजूद होंगे सीनियर एंकर पर्सनल तज्ज़ियाकार काशिफ अब्बासी साहब, उनसे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तान IMF से डील लेने में कामयाब, पीटीआई की लॉबिंग फर्म्स नाकाम, अमेरिका शहबाज सरकार पर मेहरबान, डोनाल्ड लू ने पाकिस्तानी हुकूमत की हिमायत में बड़ा बयान दे दिया, वजीर खजाना से मुलाकात, माशी महाज पर कामयाबी के लिए उम्मीदें लगा ली। सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल साहब वाशिंगटन से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे डिटेल्स जानेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तानी ऑयल रिफाइनरीज आलमी मेयार का तेल पैदा करने में नाकाम, मुल्क में कैंसर और दमे जैसे अमराज फैलने लगे। कौमी असम्बली की पेट्रोलियम कमेटी के अरकान ऑयल रिफाइनरीज की मुजरिमाना इकदाम के खिलाफ फट पड़े, बड़े इंकशाफात। एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे और डिस्कशन के लिए मैं ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एंकर पर्सनल तज्ज़ियाकार काशिफ अब्बासी साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम काशिफ अब्बासी साहब। जी वालेकुम सलाम। और साहब आपको भी अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम सलाम। काशिफ भाई साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। स्टार्ट करेंगे आपसे, ये जो एक खतूत का सिलसिला शुरू हो चुका है और जो चीफ जस्टिस का हमने ख़त देखा है जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़त के जवाब में, वो काफ़ी सख्त ख़त है। कैसे देख रहे हैं इस ख़त को? मैं तो बड़े पिछले 2-3 साल से हैरान और परेशान इस बात से हूँ कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस हैं। यानी कोई ये आम स्कूल के बच्चे नहीं हैं, ये कोई क्लर्क पोजीशन पर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस हैं। वो लड़ाइयाँ देखें सर, खत पे खत एक दूसरे को। देखें ये बात भी समझ आती है कि कहीं आईनी और कानूनी तौर पर किसी जगह को मामला खराब हो और आप कर दें। मतलब आज का तो मैंने खत पढ़ा काजी साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल उठाए थे कमेटी के हवाले से कि आपने कमेटी क्यों तब्दील की, आप 1 हैं या चेरी पिकिंग की। काजी साहब क्या जवाब दे रहे हैं? वो बात कर रहे हैं मुनीब, जस्टिस मुनीब बदतमीजी करते हैं। वो देखे 2 महीने की छुट्टी चले गए जब जजों की छुट्टियां थी, पेंडिंग केसेस। वो मतलब ये रियलाइज कि हम क्या बात कर रहे हैं कि ये जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन ये बात कर रहे हैं तुम्हें छुट्टी क्यों ली, तुम मीटिंग में क्यों आए, मीटिंग में क्यों नहीं आए। तो मेरे लिए तो बड़ी परेशान कुन बात है। हमारा ख्याल था कि पिछली तकसीम खराब थी, अब बेहतरी आएगी। अब तो लग रहा है कि तकसीम मजीद खराब हो गई है। काशिफ, ये जो तकसीम की आप बात कर रहे हैं, दिस जुडिशियल डिवाइड इज व्हाट कैन वी से, इट्स लीथल। अब इसका फायदा सबसे ज्यादा किसको होगा आपके ख्याल में? देखिए, इसका फायदा किसी को नहीं। असल फायदा अगर आप देखते हैं कि किसका है इस पूरे का, हुकूमत ने तो फैसला कर लिया बाय होक और बाय क्रोक। उन्होंने निजाम को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना है। एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत मिलकर अब तमाम इदारों को कंट्रोल करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 2 साल से कंट्रोल में अभी भी देखें। मुझे नहीं याद पड़ता आखिरी दफा कब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कहा था चलिए इस पर अमल दरामद नहीं करेंगे, माफी चाहते, जरा समझा दें। इलेक्शन कमीशन उनके साथ अलाइंड है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना के वो भी अलाइन हो जाएंगे। पार्लियामेंट और एस्टैब्लिशमेंट वैसे ही हैंड इन हैंड है। तो असल मसला कंट्रोल है निजाम का। निजाम कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन अगर निजाम कंट्रोल करते हुए आप इदारे तबाह करेंगे तो मुल्क ऐसे नहीं चल सकते। लेकिन इस वक्त कोशिश ये है, मुझे लगता है कि इस तकसीम का फायदा किसी को नहीं है, क्योंकि जो जिधर जाएगा उसने जाना वही है। जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाना है उसने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाना है, लेकिन और जिसने सिविल कोर्ट का जज और चीफ जस्टिस है ना, उसे सिविल कोर्ट में चले जाना है, और ग्लोरीफाइड सिविल सेशन कोर्ट जो है। फायदा नहीं होगा किसी को, लेकिन नुकसान मुल्क का है। जी काशिफ, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सर, आपने अभी बात की कि चीफ जस्टिस साहबान जो स्कूल या कॉलेज लेवल के इस तरह की ख़त व किताबत होती है कि
आई फुली एग्री विद यू, आप ठीक कह रहे हैं कि इस लेवल पे आप तवक्को नहीं करते। और उन्होंने लिखा भी है वैसे काजी फैज़ ईसा साहब ने कि आपके मेरे चैम्बर्स करीब करीब हैं और आप मेरे पास आ जाते, बैठ के हम इनको ऑब्जर्वेशन या रिजर्वेशन से डिस्कस कर लेते। आपने एक मुझे ख़त लिख दिया और वो ख़त जो है मेरे पास पहुंचने से पहले, एक दरवाज़ा छोड़ के दूसरे पे आपका चैम्बर है, वो ख़त मीडिया में पहले आया, तो मुझे मीडिया से पता चला कि आपने मुझे कोई ख़त लिखा है। तो आप इसको कैसे देखते हैं सर कि उन्होंने जो लेटर लिखा वो मीडिया को लीक किया गया और चीफ जस्टिस साहब से डायरेक्ट बातचीत की बजाय, मतलब ये तो स्पीक इन टर्म्स में भी नहीं है जजेस, तो हाउ डू यू सी दैट? बदकिस्मती है रऊफ साहब, दिस इज हाउ आई सी इट, कि पाकिस्तान की बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े कोर्ट के जजेस आपस में बात करने के रवादार नहीं। ये खतो खिताबत का सिलसिला तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है काजी साहब ने ही शुरू किया था बंदियाल साहब के दौर। उससे पहले मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं आपको प्लीज़ मैं थोड़ा सा वो अपडेट कर दूँ, ये बंदियाल साहब के दौर में नहीं हुआ था, ये जब चीफ जस्टिस आपको याद होगा आसिफ सईद खोसा साहब, उन्होंने उस वक्त शुरू किया था जब इनके खिलाफ रेफरेंस आ रहा था, तो उस वक्त इन्होंने लेटर लिखे थे इनको, आसिफ सईद खोसा साहब को, और फिर वो मीडिया को लीक भी किए गए थे। उस वक्त अगेन मादरत के साथ काजी साहब भी ये इसी तरह के लेटर्स मीडिया तक पहुँच जाते थे, उन तक पहुँचने से पहले। जी सर, साहिबान से पहले जी बिल्कुल ये बात है। मैं टाइम फ्रेम साल 6 महीने आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आप सोचें कितनी बदकिस्मती है इस मुल्क की कि जिन लोगों ने इस मुल्क की किस्मत के फैसले करने हैं इन अ वे कि आईनी मामला कौन देखेगा, सुप्रीम कोर्ट, आखिरी अपीलेट कोर्ट कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट है और ये खातो किताबत कर रहे हैं, एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं, एक दूसरे को बिलो द बेंच हिट करना कि ये तो नौकरी पे नहीं आता, ये तो जाके बेंच पे नहीं बैठता। पता नहीं कहाँ जाएंगे इस चीज से लेकर, किसका फायदा है किसका नुकसान है। मंसूर अली शाह साहब ने जो खत लिखा उसमें एक आईनी कानूनी नुक्ता जरूर उठाया, वो भी बात जाती तौर पर होती तो ज्यादा बेहतर ना होती। अब ये मामला हल होने चाहिए थे, जजेस बैठकर इन मसाइल को हल करें। ये पॉइंट स्कोरिंग के लिए खतो खिताबत करके मीडिया में आ रहे हैं, हाउ अनफॉर्चुनेट। अच्छा ये बताएं काशिफ, लग रहा है कि मतलब सारा कसूर ये सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब का है, बाकी साइड वालों का कोई आपको नहीं लगता कि वो भी कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी ओवर स्टेपिंग कर रहे हैं? जो उनकी अथॉरिटी है, मतलब चीफ जस्टिस वो लाइक इट और नॉट, बट नाउ ही इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मतलब लीगली तौर पर वही चीफ जस्टिस हैं। अगर वो किसी को बुलाते हैं मीटिंग में वो नहीं जाते, वो बैकआउट करते हैं, वो मतलब आके अब्सटेन करते हैं, उनकी अथॉरिटी को नहीं मानते, तो कुछ उनका कसूर भी है? मतलब वो कहते हैं ना ताली दोनों हाथ से बजती है, या इस वक्त ये सारा कसूर काजी फैज़ ईसा साहब का है? सर मैंने बिल्कुल काजी साहब का नाम नहीं लिया, मैंने खाली खत के बंदरजात पढ़े। नहीं चलो मैं नाम ले रहा हूँ सर, नो इट्स ओपन, इट्स पब्लिक, मैं नाम ले रहा हूँ। मेरा ये ख्याल है, मैंने ये कहा है कि जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो कि मसले हल करने चाहिए, ये जजेस किस तरह ऑपरेट कर रहे हैं। तो मेरा इशारा किसी एक तरफ नहीं है, लेकिन अगर आपने इस बात को इधर ले जा रहे हैं सर, तो मसला कहाँ से खड़ा हुआ? रोसा भी अगर काजी साहब 25 को रिटायर पे घर जा रहे होते ना, तो शायद ये मसाइल ना हो रहे हो। जजेस जो नीचे हैं काजी साहब से, काजी साहब के नीचे जो जजेस हैं, उधर एक प्रॉब्लम ये आ रही है, या वो ये सोच रहे हैं कि शायद जो निजाम है वो सारे का सारा काजी साहब को रखने के लिए और उनको निकालने और साइडलाइन करने के लिए, आई थिंक ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि मसाइल इन दोनों के दरमियान में आपस में खड़े हो गए। कि इनका ख्याल है कि काजी साहब ने ही हुकूमत से कह के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पर ऑर्डिनेंस करवाया है, क्योंकि उसके अलावा इस ऑर्डिनेंस की वजह नहीं बनती थी रऊफ साहब अगर काजी साहब ऑन बोर्ड ना होते। तो उनका ये ख्याल है कि सारा एक लार्जर प्लान के तहत हो। दिस इज द प्रॉब्लम। अच्छा ये बता काशिफ, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया, ये एग्री विद ऑब्जर्वेशन कि मैंने भी ये मेरा ख्याल है कि उसी ऑर्डिनेंस की वजह से आपस में प्रॉब्लम हुआ, एक्सटेंशन की वजह से, टेन्योर वगैरह। लेकिन इस तरह की सिचुएशन हमने माजी में देखी, 2019 में पैदा हुई थी, एंड दैट टाइम आपको याद होगा उस वक्त जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी वो भी इसी तरह के क्राइसिस का शिकार हुई थी। जब जनरल बाजवा साहब ने ये एक्सटेंशन लेनी थी तो वहाँ पे भी जो 3 साल वो एक्सटेंशन ले रहे थे, तो वहाँ पे तो इस तरह की कोई हमने कोई डिवीजन नहीं देखी, कोई लॉबिंग नहीं देखी, लेटरबाजी फ़ौज में नहीं देखी कि जनरल बाजवा साहब को लेटर लिख रहे हैं, उनके जो इमीडिएट सीनियर हैं वो लिख रहे हो, मीडिया पे बहस हो रही है और डिबेट्स हो रही हैं। तो इसका एक मतलब हम ये भी ले सकते हैं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एज एन इंस्टीट्यूशन वो ज़्यादा वो डिसिप्लिन है, ज़्यादा पावरफुल है कि उन्होंने अपनी बातें बाहर नहीं आने देनी। नहीं तो वहाँ भी तो एक्सटेंशन हो रही थी और लॉ बन रहे थे, पार्लियामेंट में लॉबिंग भी हो रही थी, वोट भी बन रहे थे। यहाँ पर हमने देखा
देखा कि लॉ बनने लगा है तो ये पूरे के पूरे जजेस एक दूसरे से लड़ पड़े हैं सर। इन दोनों को कैसे कंपेयर करेंगे, जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन और मौजूदा ये चीफ ये जस्टिस साहब की, दोनों में मतलब है वो आ रही हैं, चेंजेस आ रही हैं, लॉ आ रहे हैं। हाउ डू यू सी दैट सर? तो आप ये कह रहे हैं कि एक्सटेंशन जब हो रही थी उस वक्त ज्यादा बहस नहीं हुई? नहीं, कोई बात ही नहीं। मैं फौज के अंदर की बात कर रहा हूँ ब्रदर, मतलब मीडिया पे तो हुई थी, फौज के अंदर हमने कोई इस तरह की डिबेट नहीं देखी, लेटरबाजी नहीं देखी, चीफ लिख रहा हो, चीफ को कोई और लिख रहा हो, वहाँ पे कोई डिबेट नहीं थी। वो उस मामले में वो थे मुद्दे थे कि ठीक है चीफ को लॉ के तहत मिल रही है तो मिलती रहे, यहाँ पे वो नहीं है। मैं ये बात कह रहा हूँ सर, ये सुप्रीम कोर्ट में सर उसका मुझे एक ही वजह नजर आती है रोक सर, फौज, वो आपने सुना होगा, आपको याद होगा DGISPR ने कहा था जिस तरफ चीफ देखता है फौज उधर देखती। फौज में चीफ की ताकत या इख्तियार जो है, मतलब जिसके पास डंडा होता है, आप ये कहते हैं जिसके पास स्टिक होती है तो एवरीबॉडी मतलब टर्न टू हिम। वो है ना, क्या करे। आर्मी चीफ का इख्तियार आप जानते हैं, फौज में सब जानते हैं कि ही इज ऑल पावरफुल। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज वन अमंगस्ट इक्वल्स। ये कहा जाता है चीफ जस्टिस के बारे में कि बाकी सब जज बराबर है। वो उन बराबर जजों में से एक है। सिर्फ इंतजामी मामला पहले वो देखते थे, वो भी उनके हाथ से लेने की कोशिश की थी, वापस लेती हैं अब दोबारा, लेकिन वो भी इख्तियार वापस ले रहे हैं। तो जब बराबरी की बात होती है ना, जज बराबर है, मैं अगर खत लिखूंगा चीफ जस्टिस मेरा कुछ नहीं कर सकता तो मैं खत लिख दूंगा, लेकिन अगर मैं आर्मी चीफ के खिलाफ खत लिखूंगा तो वो मुझे उठा के शायद एक तो रिटायर भी कर सकते हैं, हो सकता है मुझे उठा के किसी ऐसे कोने में भेज दें, और इस्तीफा भी ले सकते हैं सर, इस्तीफा भी ले सकते हैं। आपको पता है जनरल रिजवान साहब से भी उनको भी इसी तरह घर भेजा गया, इस्तीफा तो नहीं था, खैर उनको हटा दिया गया था DGISI की पोस्ट से बाजवा साहब ने। ठीक कह रहे हैं सर, एग्री विद यू, वहाँ पे पावर ज़रा डिफरेंट है। जी सर, काशिफ आज़ाद आप कह रहे हैं, आप बात करें। नहीं मैंने कर ली थी। अच्छा सर, थोड़ा सा इसको, ये तो चलता रहेगा, आप भी मौलाना फजल रहमान साहब के कल उसमें शामिल थे जो उन्होंने IT की थी, जर्नलिस्टों से मीटिंग्स की थी, आपको उन्होंने मना भी किया था कि भाई आप इस तरह की शरारतें ना करें, कुछ शरारती सवालात भी आपने किए थे। आप अपनी रीडिंग शेयर करेंगे जो कल 2.5 घंटे की मीटिंग्स हुई है मौलाना साहब की, क्या गुफ्तगू हुई, क्या रही, आपका क्या एनालिसिस है कि मौलाना साहब क्या चाहते हैं, मामलात अभी अटके हुए हैं, नहीं अटके हुए? आज PTI के लोग आए हुए थे, उनके साथ भी मौलाना साहब ने कहा ये तरमीम है, आप भी ले आएँ, हम भी ले आते हैं, पीपल्स पार्टी को भी कहा है आप भी ले आएँ, हुकूमत को भी कहा है। तो मौलाना साहब तो यहाँ पे चौमुखी लड़ रहे हैं कि हर एक को एंगेज किया भी ले, वो भी मुझसे बात करो, वो तो 3-4 ड्राफ्ट तैयार करने वाले हैं सर। देखिए मौलाना साहब, आपको पता है कि सियासत में गैरत तरीन लोगों में से एक, आई एग्री सर, ट्रू, इज अ वेरी वेरी स्मार्ट मैन। यस, और पॉलिटिक्स में किसको कैसे कब इस्तेमाल करना है, आप अपना एक पुराना आर्टिकल निकाल के पढ़ लें, यही पॉलिटिक्स होती है जी। वो आपको याद होगा, आपको गिलानी साहब ने ये वाकया सारा सुनाया, हाँ वो उनका, यस 2007 की बात है जी। तो मसला ये कि मौलाना साहब की बात से मुझे ये लगा कि मौलाना साहब हुकूमत के करीब तर है। उन्होंने हमें इस तरह कन्विंस किया कि जजेस की उम्र 67 साल बांग्लादेश में भी है, यस, और ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, तो मेरा ही आइडिया था हुकूमत कहती है। उन्होंने ये भी, आप याद होगा कामरान मुर्तजा साहब ने कहा कि अगर हाईकोर्ट के जजेस ट्रांसफर हो तो हमें इससे मसला नहीं। उन्होंने कहा सनसेट क्लॉज डाल दें मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, तो ये आप मिसिंग पर्सन का मामला खत्म हो जाएगा। ऐसे तो नहीं हो सकता कि लोग मिसिंग पर्सन हो रहे हो, तो बेहतर है कि उनका कोर्ट में ट्रायल हो और जल्दी जल्दी फैसले हो। तो हर उस मसले पर, और ये भी कि जो जिन शकों से मौलाना साहब को मसला था वो निकाल दी गई, तो हमें वो सारी, मुझे सारी बातें सुन के लगा कि वो हमें बता रहे थे कि यार मेरे सारे तहफ्फुज़ात को दूर कर दिया गया। अभी वो हुकूमत, देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज नहीं होगी रोक साहब, अगर हुकूमत के मौलाना के साथ मिलके PTI एक आईनी मुसवदा तैयार करती है तो वो इन अ वे PTI का अभी तक मौक़िफ़ ये है कि वो इस पार्लियामेंट की लेजिटिमेसी को तस्लीम नहीं करते। बैठे वो जरूर है लेकिन उसको तस्लीम नहीं करते। अगर वो कानून साजी और आइन साजी के प्रोसेस में जाएंगे, वोट करेंगे 4 चीजों पे और 4 की मुखालफत करेंगे, then they are legitimizing this government। लेकिन उन्होंने वोट, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, उन्होंने वोट तो किया हुआ है सर। उन्होंने या सदारती इलेक्शन पे वोट डाला, उन्होंने महमूद अचकज़ई साहब को डाला, जब प्राइम मिनिस्टर का वोट था, मैं गलत नहीं कह रहा, उमर अयूब खान साहब को डाला, तो ऑलरेडी वो तनख्वाहें, पर्क्स, प्रिविलेज, अलाउंसेज, वोटिंग शोटिंग वो तो सारी कर रहे हैं सर। इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं रह गया क्यों वो। लेकिन सर हुकूमत को लेजिटिमेट नहीं समझते, वो इस हुकूमत को, शहबाज शरीफ साहब को लेजिटिमेट वज़ीर आज़म नहीं समझते। वो ये कहते हैं कि इनकी 17 सीटें थी, ये सीटें हमें मिलनी चाहिए। ये दोनों में फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है,
तो आईनी तरमीम इस हुकूमत के साथ करना लेजिटिमेसी देना है इस हुकूमत को। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट होगा अगर मौलाना उनको खींच के आईनी तरमीम करवाने की तरफ ले जाते हैं। आप कह रहे हैं मौलाना आप ये कह रहे हैं मौलाना फंसा रहे हैं उनको, कोई ट्रिक यूज कर रहे हैं? मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा सर, मैं बिल्कुल ये बात नहीं कर रहा, ये आप कह रहे हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। आपकी बात से तो मुझे ये लगा है कि ये नया ट्रिक है इमरान खान साहब को फंसाने का कि ले जाएं और उनसे वोट करवा दें। मैं ये कह रहा हूँ इसका कॉन्सिक्वेंस जो आज की मीटिंग हुई मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग थी ये मीटिंग, जब सलमान राजा साहब ने की मौलाना साहब हमारे साथ हैं और उन्होंने कहा कि इकट्ठे मुसवदा बनाएंगे, तो मुझे तो ये लगता है कि अगर मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि क्या पीटीआई उस मुसवदे की तरफ जाएगी, आईनी तरमीम में किसी चीज की हिमायत या मुखालफत करेगी। बिकॉज अगर वो करेगी तो फिर मेरा ख्याल है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस निजाम को लेजिटिमाइज कर रहे होंगे, तो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगी पॉलिटिकली। राइट। अच्छा सर, लास्टली ज़रा थोड़ा सा इमरान खान साहब की लाइन फिर दोबारा हार्ड हुई है। रऊफ हसन साहब कह रहे थे कि हम सबसे बात करेंगे, फौज से करेंगे, एजेंसियों से, मतलब एस्टेब्लिशमेंट का ओवरऑल हम सबसे बात करेंगे। खान साहब ने आज कह दिया जी उनको गलत फहमी हुई, हम किसी से नहीं बात करेंगे। ये क्या बात है? रऊफ हसन साहब अपनी अलहदा से पार्टी चला रहे हैं, अपना थिंक टैंक चला रहे हैं, जो वो उनका दिल करता है कह देते हैं। खान साहब कहते हैं उनको पता ही नहीं है, या ये कोई गुड कप बैड कप खेला जा रहा है कि आप जो हैं आप कहेंगे हाँ हम करना चाहते हैं बात, रऊफ हसन साहब मैं कहूँगा नहीं करना चाहते, जैसे नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब खेलते थे पुराना खेल जो है गुड कप बैड कप। तो हाउ डू यू सी दैट सर? सर मेरा नहीं ख्याल है गुड कप बैड कप है। ओके। मेरा ख्याल है ये जो रऊफ हसन साहब ने कहा, एक सवाल के जवाब वसीम बदामी को कहा उन्होंने जी, मुझे ये लगता है कि लाजमी पीटीआई की पॉलिसी यही रही। और आज भी अगर फौज मुज़ाकरात का इशारा दे, मैं आपको बताऊं तहरीक इंसाफ तैयार हो। तहरीक इंसाफ की इतनी सख्त पोजीशन इसलिए है क्योंकि फौज की तरफ से इशारा नहीं, या वो किसी मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। मैं इनकी पोजीशन एक्चुअली वुड वांट टू सी कि कल अगर वो कहते हैं आए मुज़ाकरात के लिए मेज पर बैठे, तब तहरीक इंसाफ का रिएक्शन करो। क्या वो ये कहेंगे कि हमने आपसे मुज़ाकरात नहीं करने? अगर नहीं करने तो किससे करने? फिर तो आपको हुकूमत से करने चाहिए। एक चीज उन्होंने बार बार कही है कंसिस्टेंटली, सियासतदानों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हम एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे। मुझे लगता है एस्टैब्लिशमेंट उनसे बात करने को फिलहाल तैयार नहीं, इस वजह से वो ये कहते हैं कि हमने भी बात नहीं करनी। असल मसला अगर टेबल पे ऑफर आई फिर देखते क्या होता। बहुत शुक्रिया सर जी आपका, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, ग्रेटफुल। काशिफ वासी हमारे साथ मौजूद थे, खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे वॉशिंगटन से लाइव अनवर इकबाल साहब। उनसे जानेंगे वज़ीर आज़म के दौरा अमेरिका के हवाले से कि वो दौरा कैसा जा रहा है, क्या अचीवमेंट्स हैं जो वज़ीर आज़म हासिल कर पा रहे हैं इस दौरे से, और क्या क्या मुलाकातें हैं, किन किन से हुई हैं, उसकी डिटेल्स क्या हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, ये जो जजेस का मामला है, जिस तरह आप और काशिफ डिस्कस कर रहे थे और आपने कहा भी कि ये सूट नहीं करता जुडिशरी को इस टाइम पे इस तरह से, या किसी भी टाइम पे इस तरीके से आपस में उलझना या इस तरह की खतो किताबत होना। अब ये तो बड़ी वाजे हो चुकी है ये डिवाइड जो है, तो इस सिचुएशन में आईनी तरमीम अगर आती हैं तो वो तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस वक्त मुत्तहिद ही नहीं है कि वो इनको काउंटर कर सके या इनके खिलाफ कुछ स्टैंड ले सके। क्या बनेगी सिचुएशन? दो स्कूल ऑफ थाट हैं इसमें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में। एक मतलब ओल्ड स्कूल ऑफ थाट है जिसको काजी फैज़ ईसा साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक न्यू स्कूल ऑफ थाट है जिसको जस्टिस मंसूर शाह साहब जो हैं वो लीड कर रहे हैं। ओल्ड स्कूल क्या कहता है? वो कहते हैं जनाब कि इस मुल्क में इदारे हैं, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका अपना काम है, उनका मैंडेट है, उनके भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस हैं, कुछ पावर्स हैं, और जो कहा जाता है ना हर इदारा अपने अपनी डोमेन में काम करे। ये कहना बड़ा आसान होता है लेकिन इस पर इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल काम होता है। हर कोई दूसरे की पावर्स लेना चाहता है। सो काजी साहब एंड कंपनी जो उनके साथ जजेस साहबान है, जो मुझे समझ आ रही है, माई अंडरस्टैंडिंग, वो कहते हैं भाई साहब आप जो है ना, जो हमारा काम है हमें वहाँ तक रहना चाहिए, हमें दूसरों के काम में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, क्वेश्चन रेज नहीं करनी चाहिए, उनकी पावर्स उनकी अथॉरिटी को। सच है वो कहते हैं सुप्रीम ये आपकी पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बनाती है तो ये उसका मैंडेट है। पार्लियामेंट कैन मेक एंड ब्रेक लॉज, बनाएं ना बनाएं, चेंजेस करें, कुछ भी कर लें, ये उनका राइट है, बेसिक राइट है कि पार्लियामेंट वो कहते हैं सुप्रीम है, उसी को लॉज जो है बनाते रहना चाहिए। सो हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। लिहाजा काजी साहब एंड कंपनी का देख लें कि मोस्टली जो लॉज वहाँ से आए हैं इन्होंने उनके ये लॉज को या उनके फैसलों को उस तरीके का नहीं छेड़ा,
जितनी ये तवक्को की जा रही थी। उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं जो हुकूमत शायद वो चाहती थी, जिसकी वजह से उन पर वो लगना शुरू हो गया कि वो जो शायद हुकूमत की वो साइड ले रहे हैं। लेकिन उनका ये ख्याल था कि हमें पार्लियामेंट को नहीं छेड़ना चाहिए, नंबर 1। दूसरी जो उन्होंने बात वो चीज़ के जिस पे ये इमरान खान साहब या इनकी पार्टी को बड़े शदीद एतराज़ात हैं, या उधर मंसूर शाह साहब और उनके 8 जो जजेज़ हैं, उन्होंने आके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मामलात में भी इंटरफेरेंस बंद किए। पहले नहीं थे, पहले आपको सुप्रीम कोर्ट जो है वो कर रही थी, हर चीज़ में बुला रहे थे। इससे पहले तो उमर अताब बंदियाल साहब रोज़ बुलाते थे, मतलब इलेक्शंस पे, डेट्स पे, फंड्स पे, सारी चीज़ों पे। इन्होंने आके वो चीज़ें रोकी हैं। अगर गए भी हैं कोई लोग उनके पास के जी के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फलां गलत किया है, ठीक है, आप इससे इंटरफेयर करें, उन्होंने वापस की हैं चीज़ें उसको इलेक्शन कमीशन को, कि इलेक्शन कमीशन अपने कवानीन, अपने लाज, उनके तहत चीज़ें खुद देखे। पर एट द सेम टाइम थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करने थे दोनों ये इसमें सिचुएशन जो है। सो यहाँ से प्रॉब्लम पैदा हुए हैं। वो आप इलेक्शन कमीशन के मामलात में उस तरह एक्टिवली वो इंटरफेयर नहीं कर रहे जैसे कि ये माजी में उमर अताब बंदियाल साहब करते रहे। ये इलेक्शन कमीशन कहता था, उन्होंने कहा भी इलेक्शन कमीशन ने कि हमें तो आपने डमी बना के रख दिया है। मतलब कोई हम फैसला देते हैं तो उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई फैसला आ जाता है, उधर से पेशावर हाई कोर्ट आ जाता है, लाहौर आ जाता है, रही सही का सारे सुप्रीम कोर्ट हमें आके आर्डर्स कर दे, तो हम क्या करें? ये उनकी पोजीशन थी, ये थी। और दूसरा जो स्कूल ऑफ थाट है जिसको ये जस्टिस मंसूर शाह साहब कर रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है या दीगर इदारे जो हैं वो प्रॉपर तरीके से अपने लॉज पे, चीज़ों पे अमल नहीं कर रहे, इनजस्टिस कर रहे हैं, फेयरनेस नहीं कर रहे, जिससे पॉलिटिकल पार्टीज़ को शिकायत हो रही हैं। और स्पेशली वो PTI का हवाला देते हैं कि जिस तरीके के PTI को आपने इसको डिसइंटीग्रेट किया, इलेक्शन के नाम पर, पार्टी के इलेक्शन के नाम पर सिंबल लिए गए, बला बला चीज़ें कि आपने ठीक नहीं की, तो वो उनको वहाँ से आती आर्डर्स आते। जैसे अभी आए हुए हैं ये इसके वुमेन सीट पे देख लें, वुमेन सीट पे वो कहते हैं जनाब कि उन्होंने मांगी है नहीं, मैं बकौल उनके, वो इलेक्शन कमीशन कहते हैं उन्होंने मांगी नहीं, हुकूमत कहते नहीं मांगी, वो कहते हैं मांगी है नहीं मांगी, ये कानून है या नहीं है, इस पर इंप्लीमेंटेशन करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट का आर्डर्स हर सूरत में बनना है। ये उनका ये आप कह सकते हैं स्कूल ऑफ थाट है कि वो चाहते हैं क्योंकि जजेस का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, लिहाजा आप इस पर इंप्लीमेंटेशन करें। अब वो ये कह रहे हैं जी हम तो नहीं करते, अगर गैर कानूनी हमें आर्डर देंगे। ये वो लड़ाई है जो इस वक्त यहाँ पर ये चल रही है कि 2 स्कूल ऑफ थाट हैं। हुकूमत बड़ी खुश है, जो इसका नुकसान हो रहा है, जो काशिम ने बात की, मैं पहले भी कह चुका हूँ, हुकूमतें बड़ी खुश होती हैं कि एस्टेब्लिशमेंट लड़ पड़े एक दूसरे से, जैसे जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के इशू पे वो लड़ पड़े थे, हुकूमतें इससे बड़ी खुश होती हैं। ऐसे हम देखते जजेस लड़ पड़े आपस में, हुकूमत बहुत ज़्यादा खुश होती है। सहाफ़ी लड़ पड़े तो ये तो आसमान पे चढ़ जाती है, वाह वाह बल्ले बल्ले, कि वाच डाग है ना, कि हमें कोई ये क्वेश्चन कोई नहीं करेगा, हमें पूछेगा कोई नहीं, कोई हमारे खिलाफ नहीं खड़ा होगा, इनको लड़ने दें। हुकूमत इस वक्त सबसे ज़्यादा खुश है कि सुप्रीम कोर्ट लड़ रही है, ज़हन में रखिएगा। इट सूट्स देम कि सुप्रीम कोर्ट मुत्तहिद हो, इकट्ठी हो तो हुकूमत के लिए प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। अगर यही फैसला जो जज ने वुमेन सीट पे दिया है 8 पे, अगर 17 जजेस देते हुकूमत को, मैं देखता कैसे इंप्लीमेंटेशन नहीं करती, एक लफ्ज़ चूं भी ना करते इस पर इंप्लीमेंटेशन करते। उन्हें लगे डिवाइडेड है, लेटरबाजी और एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो वाई नॉट इसको हवा दें। लास्टली कि यहाँ पे जो ये बुरी चीज़ हुई है, जो पॉलिटिकल ये पार्टीज़ कर रही हैं और अपने मफादात अपने मफाद के लिए कर रहे, मुल्क के लिए नहीं कर रही, दोनों, कि हुकूमत ने अडॉप्ट कर लिया है एक चीफ जस्टिस को और PTI ने कर लिया दूसरे चीफ जस्टिस को, फ्यूचर को, दोनों ने अडॉप्ट कर लिया है और दोनों ने पोजीशनें ले ली हैं। हुकूमत कहती है हम काजी साहब के साथ खड़े हैं, एक्सटेंशन देंगे, ला लाएंगे, कानून के तहत हम कर सकते हैं। इमरान खान साहब ने डिक्लेयर कर दिया हमारा चीफ जस्टिस मंसूर साहब हैं। वो जजेस ये नहीं देख रहे कि इन पॉलिटिकल हुकूमतों को तो फायदे नजर आते हैं कि मतलब जज आज हम उनको अडॉप्ट कर लें, कल को हमारे केसेस हैं। इमरान खान साहब को तो ठीक है, उन्होंने जस्टिस मंसूर साहब को अडॉप्ट कर लिया पार्टी ने, कि कल को उनके केसेस, जैसे नवाज शरीफ साहब के केसेस जो थे वो उन्होंने चीफ जस्टिस ये इफ्तिखार चौधरी साहब ने आके ख़त्म किए थे। 10-12 साल जो उनको जनरल मुशर्रफ ने सजाएं दी थी, वापस आके उन्होंने केसेस ख़त्म किए, उनको रेस्टोर किया और उन्होंने इलेक्शन लड़ा। तीसरी दफ़ा इजाज़त नहीं थी और जुर्माने तक, ये पहले दफ़ा नैब की हिस्ट्री में हुआ था कि 40 करोड़ रुपए के जुर्माने, ये बैंकिंग के इनके जुर्माने थे नवाज शरीफ साहब को, नैब ने पे की थी जब जलावतनी में थे। इन्होंने ये होगा हमजा शहबाज ने वो पैसे वापस किए थे, नैब ने 40 करोड़ रुपये वापस किया गया था नवाज शरीफ साहब को। क्यों कि नवाज शरीफ साहब की सारी पार्टी जो है उन्होंने चीफ जस्टिस उसको इफ्तिखार चौधरी साहब को अडॉप्ट कर लिया था, उनकी कंपेन चलाई थी। सो इसका इनको अडॉप्ट करने के ये फायदे नजर आते हैं। इमरान खान साहब हूँ, वो नवाज शरीफ साहब हूँ या दीगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज के, हम अडॉप्ट कर लेंगे चीफ जस्टिस को तो हमारे एक्ट्स ऑफ ओमिशन कमीशन जज सब फारिग कर देंगे। सो दीज आर द रीजन। ठीक है क्लास साहब, ये तो बेनिफिशरीज हैं, लेकिन बतौर चीफ जस्टिस उनका एक रोल है इस डिवाइड को ख़त्म करने में और वो बहुत ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जिससे डिवाइड खत्म हो। जिस तरह काशिफ ने भी बात की, जो एक वाजे लाइन है या इस डिवाइड को बहुत ज़्यादा ग्रेव कर रही है, वो ये सिचुएशन है कि नए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह हैं जो मुतवक्के हैं या जो इन लाइन हैं, जो काजी फायज़ ईसा हैं वो जाने वाले चीफ
चीफ जस्टिस है, अब जब उनको प्रोलॉन्ग कर रही है उनके स्टे को हुकूमत, तो मामला यहाँ पे खराब हो रहे हैं। तो बतौर चीफ जस्टिस ये भी तो कह सकते हैं काजी फाइज ईसा कि मैं नहीं किसी भी किस्म की ऐसी आईनी तरमीम का बेनिफिशरी बनना चाहता फॉर द सेक ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स यूनिटी। ये बड़ा अहम सवाल है, जो डिबेट भी हो रहा है। अब ये एक तरह अखलाकी पोजीशन है, मॉरल पोजीशन है, लीगल नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। और हर बंदे का अपना ज़मीर, अपनी अखलाकी पोजीशन डिफरेंट होती है। आपकी डिफरेंट होगी, मेरी डिफरेंट होगी, हमारे भाई जो कैमरामैन भाई खड़े हैं इनकी डिफरेंट होगी, और हर बंदे की मुख्तलिफ होती है कि वो कौन से हाई मॉरल ग्राउंड पे खड़ा होना चाहता है। ये लीगल पोजीशन नहीं है। लीगल पोजीशन ये है कि मुल्क की पार्लियामेंट अगर आपको कोई एक्सटेंशन देती है या एज बढ़ाती है, सबकी बढ़ाती है, तो आप इसको इलीगल नहीं कहेंगे। अब ये काजी साहब पे खुद है, वो कहें जी मैं नहीं बनना चाहता, मैं इससे फ़ायदा नहीं उठाना चाहता, अगले चीफ जस्टिस से कर लें। तो ये काम उन्होंने भी तो नहीं किया था ना, ये जनरल बाजवा साहब ने भी तो नहीं किया था। वो भी कह देते जी तरमीम मत लाएं, मैंने 3 साल पूरे कर लिए। वहाँ पे भी वही वाला मसला, मॉरल मसला था ना, उन्होंने नहीं किया। सो लोगों को नज़र आ रहा होता है। सो इट्स ए प्योरली पर्सनल मैटर। ये पर्सनल मैटर है कि सुप्रीम कोर्ट को अगर तमाम को वो देते हैं और उन सर्विसेज चीफ को भी मिलती है, आप सरकारी मुलाजमीन को मिलते हो, तो लॉ इज़ फॉर एवरीवन। हाँ, एतराज़ वो ये कह सकते हैं काजी साहब 2-3 चीज़ों के लिए कि मैं चीफ जस्टिस बन गया, मेरा नाम हमेशा के लिए आ गया है चीफ जस्टिस के लिए, समबडी एल्स मस्ट कम, आए बने। एक तो वो ये कह सकते हैं। दूसरा वो ये कह सकते हैं कि जनाब कि ये तरमीम सिर्फ काजी साहब के लिए होती है, कि सिर्फ इसी ये तरमीम का फ़ायदा बेनिफिशरी है वो काजी फैज ईसा साहब होते तो यस, तो फिर उन पर दबाव ज़्यादा होता है कि फिर तो आपने हुकूमत के साथ मिलके ये चेंजेस करवाई हैं, हुकूमत के साथ मिलके आप मिले हुए हैं। सो क्योंकि ये जो आ रही है तरमीम जो है, अगर ये हो जाती है, ये सब के लिए है, तो काजी साहब का ये पर्सनल फैसला होगा कि वो इसको ये अवेल करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। इट्स ऑल अप टू हिम, क्योंकि वो यही कहेंगे कि ये कानून है, पार्लियामेंट बनाए, और बाकी कवानीन जैसे जिन पे हमें तनख्वाहें मिल रही हैं, गाड़ियाँ मिली हैं, पार्क्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, पेंशन है, वो भी तो सुप्रीम उसके पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन है, फिर उन पर तो आप अमल करते हैं। पार्लियामेंट कोई और को ला लाती है तो फिर उसमें भी अमल करेंगे। सो इट शुड बी, ये उनका पर्सनल फैसला है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को डिवाइड नहीं करना, उन्होंने जजेस को नहीं लड़ने देना, अपनी कुर्बानी देनी है, और ये समझना है कि जैसे मैंने चीफ जस्टिस बनना था, साल रहूँ 2 साल रहूँ, मैं 3 साल रहूँ चीफ जस्टिस, एक दफ़ा नाम आना था, आ गया है। सो मुझे ये चले जाना चाहिए फॉर द सेक ऑफ एक इसको यूनिटी बरकरार रखना। लेकिन अफसोस की पता बात क्या है, ये बड़े लोग हैं। अगर ये बड़े लोग इस तरह की लेटरबाजी से ओतों के लिए, मतलब आपका भी, मैं थोड़ा सा स्टूडेंट हूँ लिटरेचर का और हिस्ट्री का, कितने बड़े बड़े इस मुल्क दुनिया में इतनी सिविलाइजेशन हैं, शहनशाह है, बादशाह है, जर्नल्स है, यहाँ पे फिरौन है, यहाँ पे मतलब करून है, अगर करून है जिनके खजाने नहीं खत्म हो सके, बट अल्टीमेटली दे वर एलिमिनेटेड, वैनिश। तो आपने भी साल बाद, और मैं हमेशा कहूँगा कि एक्सटेंशन वाले फैसले से दूर रहना चाहिए। जो भी एक्सटेंशन लेगा, जिसने ली है, हमेशा ख़राब हुए हैं। जनरल बाजवा इज़ अ क्लासिक एग्जांपल। आज वो पछताते होंगे कि मैंने इतनी बड़ी मेहनत की, मैनूवरिंग की, बेहतर था मैं 2019 में मुझे चले जाना चाहिए था। आज उनकी ये हालत ना होती, लोग उनसे ना छुपते फिर रहे होते, जो आज वो छुपते फिर रहे हैं। क्लास साहब, आप बहुत इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं, और ये बात आप अक्सर कहते भी रहते हैं कि एक्सटेंशन नेवर गोज इन द फेवर ऑफ द पर्सन हु टेक्स द एक्सटेंशन। सो इस वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे ये जो पाकिस्तानी ऑयल रिफाइनरीज हैं, ये सब स्टैंडर्ड ऑयल पैदा कर रही हैं, इसकी वजह से बहुत अमराज फैल रहे हैं। इसके ऊपर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक क्लास साहब। ये जो नेशनल असेंबली की पेट्रोलियम कमेटी है, इसमें बहुत अलामी चीज़ें रिवील हुई हैं। ऑयल रिफाइनरीज की जो सब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, उसके जो तेल वो पैदा कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी के, और ख़ास तौर पे अमराज के बारे में क्या डिटेल्स हैं इसकी? आज मैं इस मीटिंग में मौजूद था, बड़ी अहम कमेटी की मीटिंग थी। इसकी एनर्जी पे कमेटियाँ, एनर्जी पेट्रोलियम डिवीजन जो हैं, तो वहाँ पे कोई मेरा ख्याल 1.5-2 घंटे कोई चली है मीटिंग। सो मेरा एक है, मैं पॉइंट्स लेता रहता हूँ। वही बैठा हुआ अभी ब्रेक में पॉइंट से पढ़ रहा था जो वहाँ पर जो कुछ हुआ है। 2-4 चीज़ें जो है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, टाइम भी थोड़ा आप बता रहे थे 4-4.5 मिनट है, उसमें सारा कवर नहीं हो सकेगा, लेकिन थोड़ी सी मैं कुछ गुफ्तगू जो करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि मैं बड़ा मुतासर हूँ आज, यूजुअली तौर पर हम सहाफ़ी कम ही होते हैं। जो इस कमेटी के चेयरमैन हैं, उनका नाम है सैयद मुस्तफ़ा महमूद। मैं नहीं मिला था, मैंने पहली दफ़ा उनकी मतलब उन्होंने कमेटी चेयर करते हुए मैंने उनको देखा। नए लोग हैं कुछ, और उन्होंने जो कुछ यंग लोग हैं, कुछ 7-8 के करीब हैं। किसी मेरी साफ़ी दोस्त से बात हो रही थी, एंड दे आर डूइंग मैसिव, मतलब भाई मस्ट से जॉब, वेरी इंटेलिजेंट,
काम को समझने वाले, तैयारी के साथ आने वाले 7-8 हैं, इतने ही होते हैं। आपको पता है किसी पार्लियामेंट में 7-8 लोग ज़हीन अच्छे निकल आए और वो भी यंग मैन हो, तो मैं तो बड़ा आज मुतासर हूँ। इनको देख सैयद मुस्तफ़ा महमूद साहब की गुफ्तगू सुनी है, इसके बाद गुल असगर खान साहब हैं, उन्होंने अगर MNA या खुशाब से, वो भी नए अगर न्यू कमर हैं, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की है। नवीद कमर साहब तो चलो एक पुराने वज़ीर हैं, वो समझते हैं बयान चीज़ें, उन्होंने भी बहुत सारे अहम इशूज़ के गुफ्तगू की, जो मुझे मतलब अच्छा लगा है। हालांकि इसमें बड़ी खबरें, इसमें 2-4 बड़ी भी हैं जो इंकशाफ किया है इन्होंने सैयद मुस्तफ़ा महमूद साहब ने, और जिस तरीके से ग्रिल किया है उन्होंने पूरी ब्यूरोक्रेसी को, द वे ही कंडक्टेड द मीटिंग, आई वाज टोटली इम्प्रेस्ड। हालांकि मैं आपको पता है बहुत सारी मीटिंग में जाता रहता हूँ, ही इज़ अ ब्राइट स्टार, और इस तरह के MNAs और इस तरह के लोग अगर पढ़े लिखे आएँ तो पाकिस्तान के मुस्तकबिल से थोड़ी सी उम्मीद आपको की जा सकती है। उनका जो कमांड थी, पेट्रोलियम एनर्जी का सेक्टर जो है ना, ये कोई आम आदमी समझ नहीं सकता। मतलब मुझे भी शायद इतनी कोई अंडरस्टैंडिंग हल्की सी होगी, थोड़ी सी होगी कि मैं आता जाता रहता हूँ, मैं सुनता रहता हूँ। जिस तरह का मुजाहरा इन्होंने किया है, मुस्तफ़ा महमूद साहब ने अपनी अंडरस्टैंडिंग शो की है, द वे ही ग्रिल्ड इस ब्यूरोक्रेसी को, जिसमें मतलब आगरा बैठा हुआ है, जिसमें PPL के लोग बैठे हुए हैं, जिसमें आपके PSO बैठे हैं, CSR के लोग बैठे हुए हैं, या आपके दीगर उसमें HDIP बैठी हुई है, और ये बड़े मतलब है OGTCL बैठे हुए हैं, सारे ये बिग गन्स हैं जिनकी फील्ड है, जिनका काम है उनकी काम की गलतियों में, उनके काम में गलतियां निकालना, उनको अकाउंटेबल करना और एक एक बात की लॉजिक रीज़न देना ना, दैट वाज मैसिव थिंग्स जो मैंने देखी है इनमें सैयद मुस्तफ़ा महमूद जो MNA हैं, उन्होंने इंकशाफ किया है। नो इट्स क्वाइट वरिंग। उन्होंने कहा जनाब कि जहाँ पे पाकिस्तान में जो 5 ऑयल रिफाइनरीज हैं, हुकूमत से मैसिव मराद भी ले रही हैं, कंसेशन भी ले रही हैं, खुद को अपग्रेड नहीं कर रही। अपग्रेड ना करने का नुकसान ये हो रहा है, मतलब है कि वो ये जो तेल है, ऑयल प्रोडक्ट्स हैं, डीजल हो, आपका ये पेट्रोल और बाकी हूँ, वो घटिया किस्म का पेट्रोल डीजल जो है मार्केट हो रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में कैंसर, एस्थमा और दीगर बीमारियां फैल रही हैं, और कोई उनको डिनाई नहीं किया। इसमें जितने लोग सामने बैठे हुए थे कि नन ऑफ देम डिनाइड, जो आपके मिनिस्ट्री पेट्रोलियम के थे या दीगर लोग थे एनर्जी के, किसी ने उनको कन्फ्रंट नहीं किया। अब ये बहुत बड़ा बम शेल है कि मतलब तो यह है कि इस मुल्क में वो कहते हैं जितने कैंसर के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और जिस तरीके के हॉस्पिटल बन रहे हैं, लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, वो ये कह रहे हैं कि जनाब सारे का सारा ये जो कैंसर आपको बढ़ रहा है, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की वजह से बन रहा है, कि जो आपका यूरो 5 है, जो यूरोपियन या वेस्टर्न मॉडल्स हैं, इसका क्वालिटी क्या होनी चाहिए, पाकिस्तानी क्वालिटी 2 या 3 नंबर पर खड़ी हुई है, जो कि 5 नंबर तक वर्ल्ड पहुँच चुकी है, जिसकी ये केयर ही नहीं की जा रही। यही पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रोज़ाना आप सड़कों पर जाते हैं, रोज़ाना धुआं है, वहाँ से चीज़ें आ रही, इनहेल कर रहे हैं। तो उनका ये कहना था, ये मुस्तफ़ा साहब का, और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की हैं, नेक्स्ट वीक में कुछ करूँगा, कि ये सारी बीमारियां वहाँ से आ रही हैं। लंबी डिबेट हुई और सबसे ज़्यादा जो उन्होंने इंपॉर्टेंट बात की कि जनाब इस वक्त आपका मिनिस्टर है वो सीरियस नहीं ले रहे इन चीज़ों को, मीटिंग में नहीं है, आपके MDs थे वो लंदन चलेंगे, UK पहुंचे हुए हैं, पूरी दुनिया के दौरे कर रहे हैं, कमेटी पे नहीं है। इस इशू को जरा अगले हफ्ते दोबारा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। देखने के लिए शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।